बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी, CANAL, जिसमें हम स्टोमिक के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है स्टोमिक किस तरह से डाइजेशन होती है, और दो हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, चर्निंग और मेल्टिंग। ठीक है, ये किस तरह से स्टोमिक में होती है और इसका क्या पूरी ओवरऑल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इसका क्या रोल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली होती क्या है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे माउथ से लेके, ठीक है, एक ऐसी ट्यूब जो कि एक लॉन्ग ट्यूब जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक आती है, हमारे एनस तक आती है। और ये सारी जितनी भी लंबी ट्यूब है मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डिफरेंट सेक्शन है, यानी ठीक है, यानी मुख्तलिफ हिस्से आते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास ओरल कैविटी है, हमारा फेरिंक्स आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आइसोफेगस आती है। ठीक है, जैसे ये हमारा माउथ है, ओरल कैविटी, देन ये हमारा क्या है, फेरिंक्स के बाद ये यहाँ पे फेरिंक्स को, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आइसोफेगस है, यहाँ पे हमारा क्या था, वो स्टोमिक है, देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारी सेक्शनिंग है, और ये सारे मिलके पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हर एक यहाँ पे सेक्शन का, जैसे ओरल कैविटी का या फेरिंक्स का या एसोफेगस का एक स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोमिक आता है, तो हर एक का अपना-अपना एक काम है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अपना प्ले करे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ओरल कैविटी की, तो हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी जो है, इसका पहला काम क्या होता है, ये फूड को सेलेक्ट करिए। ठीक है, हम अपनी टोंग और टीथ की मदद से फूड को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि आइदर जो फूड हम अपने मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं, हमने इनटेक को फूड करना है, वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, हम अपनी टोंग की फी की मदद से उसको फील करते हैं। ठीक है, अगर हमें वो टेस्ट बीटर लगता है और लगता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो सबसे पहले हम फूड को सेलेक्ट करते थे। सेकंड हमारा क्या था, हम उसको ग्राइंडिंग करते थे, उसकी मास्टी इसको हमने पढ़ा था कि इसको मास्टिकेशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब था कि जो भी हम फूड अपने मुंह के अंदर लेके जा रहे थे, हम उनको अपनी टीथ की मदद से अच्छी तरीके से उसको चबाते थे। ठीक है, उसको छोटे-छोटे पीसेस में करते थे। इसको हमने नाम दिया था मास्टिकेशन का। ठीक है, ग्राइंड कर देना, अच्छे से उसको चबा देना। और थर्ड जो काम था ओरल कैविटी का, वो क्या था, वो था पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसको अच्छे से चबाने के बाद हमारे सलाइवा जो होता है, ठीक है, सलाइवा की मदद से हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या करती है, सलाइवा को रिलीज करती है, और जो सलाइवा है वो हमारा क्या है, वो उसने हल्का उसको पार्शियली डाइजेस्ट करना, उसके अंदर एक एंजाइम हमने पढ़ा था, अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देना। इसके अलावा सलाइवा हमने पढ़ा था कि उसको लुब्रिकेट करते हैं, उसको हल्का से चिकना कर देते, ताकि जो हमारा फूड का बोलस है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी, बोलस। बोलस क्या था, हमारे फूड का वो रोल एक मैसिव बॉल, ठीक है, एक स्फेरिकल मैस है। ठीक है, जो कि हमारे मुंह से हमारे फेरिंक्स तक आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसमें, ओरल कैविटी में। ठीक है, ये हमने 3 काम पढ़े थे ओरल कैविटी में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फेरिंक्स की और आइसोफेगस की, तो हमने पढ़ा था कि फेरिंक्स आइसोफेगस में हमने डायग्राम को देखा था। क्या था कि हमने कहा था कि हमारी नेज़ल कैविटी और माउथ कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी के बिहाइंड हमारे जो क्या था, वो हमारे फेरिंक्स मौजूद था। फेरिंक्स के नीचे यहाँ पे क्या था, हमारा लेरिंक्स था। लेरिंक्स के ऊपर हमारे एक कवरिंग थी, जिसका हमने नाम दिया था एपिग्लोटिस का, और फेरिंक्स के नीचे हमारे यहाँ पे ट्रैकिया आता था। ठीक है, और हमारा फूड जो था वो ओरल कैविटी के बाद डायरेक्ट कहाँ पे जाता था, फेरिंक्स में जाता था। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि फेरिंक्स के पास ये एडेप्टेशन होती है कि फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंक्स। वो किस तरह से करता है, विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि फेरिंक्स तक आती, देन फेरिंक्स के बाद हमारा फूड कहाँ पे आ जाता है, हमारे आइसोफेगस में आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि हमारा फूड जो था पार्शली डाइजेस्ट सिर्फ ओरल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर विद द हेल्प ऑफ सलाइवा हो रहा है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम हो रहा है। जब वो हमारे फेरिंक्स में से या आइसोफेगस में से गुजरा है, देन उसमें किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, वो ही सलाइवा वाली ही कंटिन्यू होती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा जो फेरिंक्स और आइसोफेगस का मेन काम था, वो सिर्फ पैसेज ऑफ द फूड था। ठीक है, खुराक को गुजर नहीं देना था, इसमें किसी किस्म की डाइजेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, और एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी पेरिस्टालसिस की, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे हमारी माउथ से लेके हमारे रेक्टम तक जो है वो मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक वेव लाइक मूव बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था पेरिस्टालसिस का। ठीक है, ये तो अभी तक हमने जितना किया वो रिकॉल था। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फेरिंक्स और आइसोबास, ठीक है, यहाँ तक हमारे फेरिंक्स हो गए थे, और फेरिंक्स के बाद क्या, आइसोफेगस के बाद क्या रहा है, ये जो इतना पोर्शन आपको नजर आ रही है हमारा स्टोमिक है। अब हमारे फूड ने क्या होना है कि हमारे स्टोमिक यानी कि हमारे मैदे के अंदर इंटर होना, और यहाँ पे क्या काम है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
स्टोमिक और इसमें किस तरह से डाइजेशन होती है, और हम दो टर्म्स के बारे में भी जानेंगे, चर्निंग और मेल्टिंग का क्या रोल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्टोमिक की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो स्टोमिक क्या है? स्टोमिक इज द dilated part of the alimentary canal, ठीक है। alimentary canal you are well familiar, alimentary canal is a long tube which extend from our mouth to the anus, ठीक है। हमारे मुंह से लेके कहाँ तक आ रही है? हमारे एनएस तक आ रही है। एनएस वो पार्ट है जहाँ से, जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका लोएस्ट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, डायलेटेड का मतलब क्या होता है? थोड़ा वसी हिस्सा होता है, ठीक है, यानी थोड़ा चौड़ा सा हिस्सा होता है। जैसे ये वही डायग्राम अगर हम देखें, आप देखिए ना, जब हमारे मुंह से स्टार्ट हो रही है और जो फेरिंक्स आ रही है, या जो जितनी भी ये आइसोफेगस है, ये बारीक सी एक, थोड़ी सी बारीक सी एक ट्यूब तो है, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ से ट्यूब शुरू हो रही है। मेदे को भी उन्होंने नाम ट्यूब का ही दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब्स ही है, सारी नालियां ही है। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब ही है। तो ये पूरी एक ट्यूब है जिसको हमने एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया। लेकिन वो बता रहे हैं ये जो स्टोमिक कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो ये क्या है? ये स्टोमिक है। वो कह रहे हैं कि ये जो स्टोमिक है, ये बाकी एलिमेंट्री कैनाल की निस्बत थोड़ा सा डाइलेट है, यानी थोड़ा सा थोड़ा वसी है, थोड़ा चौड़ाई में इसकी ज्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर चाहे ये लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये मैदे की निस्बत फिर भी इसकी विड्थ कम है, ठीक है। तो जो हमारा स्टोमिक है, वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा डाइलेट पार्ट है, थोड़ा थोड़ा वसी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा कुशादा सा है, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डाइलेट पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं, इट इज जे शेप, ठीक है। ये आप अब देखिए, यहाँ पे ये जो स्टोमिक है, ये किस शेप में आ रहा है? थोड़ा जे, ठीक है। अल्फाबेटिक जे जो होता है, उस शेप का आ रहा है, ठीक है। देखिए जे शेप का बन रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ जे शेप लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का मतलब है कि हमारे पेट के बाई जाने मौजूद है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारे बहुत ज्यादा नहीं, कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। हमारे एब्डोमेन के, यानी हमारे पेट के थोड़े से लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं एक मैदे का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, ये वही वाला मैदा हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया। तो आप यहाँ पे देखिए किस शेप में आ रहे हैं? जे शेप, ठीक है। यानी देखिए ना, ये पूरी इस तरह की क्या बन रही है? जे शेप ही बन रही है ना, इस तरह जे से होता है ना, ऐसे होता है जे। तो ये ऑलमोस्ट वैसा बना है, इसलिए हम कहते हैं एक तो ये जे शेप है, और ये किस तरफ है? हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे। और साथ ही उनका जस्ट बिनेथ द डायाफ्राम, ठीक है। किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे जे शेप है, और हमारे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे डायफ्राम के नीचे मौजूद है। अब डायफ्राम क्या होता है? अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा आता है, तो आपको पता है डायफ्राम एक वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ऐसे मसल्स है जो कि हमारे चेस्ट को हमारे स्टोमिक से सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो स्टोमिक है कहाँ से आ रही है? ये जो आ रही है क्या है? ये हमारी आइसोफेगस है, ठीक है। ये डायग्राम आपकी बुक में ही है, ठीक है, पूरे स्टोमिक की। तो आइसोफेगस आ रही है, इतनी लंबी ट्यूब हमारे मुंह से तक आ रही है। तो पहले हमारी चेस्ट आ रही होती है, ठीक है, हमारी रिब्स, हमारी पसलियां आ रही होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये क्या है? ये हमारा देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा माउथ वाला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे हमारी आ रही फेरिंग्स ट्रैकिया आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको इतना सारा रीजन आ रही है, हमारी रिब्स है, हमारी पसलियां हैं, ठीक है, हमारे लंग्स है। उसके नीचे ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? ये हमारा डायाफ्राम होता है, ठीक है। ये हमारा डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे यहाँ पे इस तरह से जे शेप में हमारा क्या मौजूद होता है? हमारा स्टोमिक मौजूद होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टोमिक है, ये एक तो जे शेप के है, और हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे, और डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। और डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे चेस्ट को, हमारे थोरक्स को, हमारे स्टोमिक के साथ से सेपरेट करा होता है, ठीक है। इसका जो होता है वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में रोल होता है, ठीक है, इसका डायफ्राम का। तो डायफ्राम हमें जाना क्या है? कि हमारे चेस्ट को, और हमारे यहाँ पे अगर स्टोमिक है, तो ये जो पार्ट है इतना सा, यहाँ पे जो पोर्शन उसको सेपरेट करा है, वो डायफ्राम का ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये स्टोमिक का एक बेसिक थोड़ा सा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, तो हम कहते हैं स्टोमिक जो हमारा मेदा, इसके दो मेजर हिस्से, ठीक है। स्टोमिक हैज टू मेन पोर्शन। इसके दो पोर्शन, दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक को हम नाम देते हैं कार्डिक पोर्शन का, और एक को हम नाम देते हैं पाइलोरिक पोर्शन का, ठीक है। कौन कौन सा? कार्डिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। अब ये जो कार्डिक पोर्शन होता है, कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टोमिक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर आइसोफेगस, ठीक है। मैं वही डायग्राम यहाँ पे अगेन ले आते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे क्या था कि हमारी आइसोफेगस है ना, ऊपर तक जा रही है, तो वो तो यहाँ पे नहीं दिखा हमने। पूरे एलिमेंट्री किनारे में से स्टोमिक वाले हिस्से को थोड़ा वाज़ह करके, बड़ा करके दिखा ले। अब वो कह रही है जो कार्डिक पोर्शन होता है, कार्डिक का वर्ड जहाँ पे थोड़ा हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे आ जाती है, किसका मीनिंग है? जो हमारे कार्डिक पोर्शन है ना,
स्टोमिका वो क्या है, वो इमीडिएटली फौरन आफ्टर आइसोफेगस, आइसोफेगस के बिल्कुल फौरन बाद कार्डिक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये आइसोफेगस है और ये उन्होंने नाम लिया कार्डिक पोर्शन, ठीक है। यानी आइसोफेगस के बाद ये पूरा, देखिए पूरा स्टोमिक है ना, ये पूरा स्टोमिक है। स्टोमिक है जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम नाम देते हैं कार्डिक पोर्शन। क्यों? क्योंकि आइसोफेगस के फौरन बाद कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है स्टोमिक का, तो ऊपर वाला हिस्सा उसको हम नाम देंगे कार्डिक पोर्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पाइलोरिक पोर्शन, और जो पाइलोरिक पोर्शन है वो कहाँ पे पड़ा है, इज लोकेटेड बीनीथ द कार्डिक पोर्शन, और ये हमारे कार्डिक पोर्शन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने देखा था ऊपर आइसोफेगस था, और आइसोफेगस के फौरन बाद जो स्टोमिक के हिस्सा आ रहा है उसका हम नाम देंगे कार्डिक पोर्शन का, और कार्डिक पोर्शन के नीचे वाला ये जो आपको इतना हिस्सा नजर आ रहा है इसको हम नाम देंगे पाइलोरिक पोर्शन का, ठीक है। क्या नाम देंगे, पाइलोरिक पोर्शन का। तो आप ये समझ लें कि ऊपर वाला स्टोमिक का जो हिस्सा जो कि आइसोफेगस के फौरन बाद आ रहा है उसको हम कार्डिक का नाम देंगे, और कार्डिक के नीचे यानी स्टोमिक का जो नीचे वाला हिस्सा उसको हम नाम देंगे पाइलोरिक पोर्शन का, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको डिफाइन कर देंगे कि अगर आइसोफेगस के इमीडिएटली फौरन बाद जो स्टोमिक इसका आ रहा है उसको हम कार्डिक पोर्शन कहेंगे, और कार्डिक पोर्शन के जो नीचे उसका हिस्सा होगा उसको हम पाइलोरिक पोर्शन कह देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टोमिक है, स्टोमिक हैज टू स्फिंक्टर, ठीक है। अब स्टोमिक के जैसे दो पोर्शन है इसी तरह इसके दो स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है। अब स्फिंक्टर्स क्या होता है, ओपनिंग, एक ऐसे सुराख होते हैं, ठीक है, विच आर गार्डेड बाय द मसल, जो कि मसल्स के साथ उन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है, ठीक है। अब कौन कौन से दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर और एक को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। दो ही स्फिंक्टर्स है, ठीक है। अब वही डायग्राम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये आप डायग्राम देखें, स्फिंक्टर का बेसिकली जो मतलब होता है ना, मतलब ये एक किस्म का एक रास्ता सा है, एक इस तरह का जैसे नट नहीं होता किसी चीज का एक स्टार्टिंग में, ठीक है। इसी तरह स्फिंक्टर को हमने नाम दिया जो देखें, कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ है, इज बिटवीन द स्टोमिक एंड आइसोफेगस। अब ऊपर क्या थी, आइसोफेगस थी, और यहाँ यहाँ तक आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना स्टोमिक पूरा वाला रीजन, ठीक है। तो जहाँ से स्टोमिक में स्टार्ट होना है तो वो जो उसकी ओपनिंग है, जो सुराख है, उसका हम नाम दे दिया कार्डिक स्फिंक्टर का, ठीक है। इसी तरह जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कहाँ पे, जहाँ पे हमारा अभी देखिए पूरा यहाँ तक स्टोमिक है, स्टोमिक जहाँ पे खत्म हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वहाँ ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है वो क्या है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। एक दफा हम दोबारा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। हमारा ऊपर क्या आ रहा था, ये ऊपर से आ रही है हमारी, यहाँ से आ रही है हमारी क्या थी, आइसोफेगस, आइसोफेगस के बाद ये पूरा रीजन जो है वो क्या है, ये हमारा स्टोमिक है, ठीक है। यहाँ तक स्टोमिक, स्टोमिक कहाँ तक है, इतना रीजन जो है वो स्टोमिक का रीजन है, ठीक है। ये वाला रीजन है। अब ये जो ऊपर से आइसोफेगस आ रही है, आइसोफेगस और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या है हमारा, क्या है, ये हमारा स्टोमिक है। स्टोमिक देखिए, ठीक है, आइसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान जो यहाँ पे होगी ना सुराख होगा जो इन दोनों को मिला रहा होगा, ठीक है, उसको हमें नाम दे देंगे कार्डिक स्फिंक्टर का, ठीक है। इसी तरह जब स्टोमिक खत्म हो रहा होगा, स्टोमिक के बाद अगला जो सेक्शन आता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। एज फॉर स्मॉल एंड आई फॉर मैं इंटेस्टाइन वैसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए जहां से वो खत्म हो रहा है स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होना है एलिमेंट्री कैनाल, वहां पे जो इन दोनों को आपस में मिला रहा होगा, जो ओपनिंग जो सुराख होगा, उसको हम नाम देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बात की कि जो हमारा स्टोमिक का ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम नाम दे देंगे, ऊपर वाला हिस्सा उसको हम कार्डिक का नाम दे देंगे और नीचे को पाइलोरिक का नाम दे देंगे। इसी तरह इन्हीं के नाम से ऊपर वाले हिस्से को हम उसका जो स्फिंक्टर जो ओपनिंग होगी उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कह देंगे, और जो नीचे वाले की जो ओपनिंग होगी उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कह देंगे, ठीक है। तो ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी, स्टोमिक के दो पोर्शंस और दो ही स्फिंक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। ऊपर वाला कार्डिक पोर्शन है, नीचे वाला पाइलोरिक है। अगर स्फिंक्टर्स की बात करें तो हम स्फिंक्टर्स कहते हैं इज बिटवीन स्टोमिक एंड आइसोफेगस, ठीक है। किसके दरमियान है, बिटवीन का मतलब दरमियान में, स्टोमिक एंड आइसोफेगस, आइसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान में, ठीक है। यानी यहाँ पूरा ये मैदा शुरू हो रहा है, मैदे को और आइसोफेगस को जो स्फिंक्टर जो ओपनिंग यहाँ पे मिला रही है उसको हमने नाम दिया कार्डिक स्फिंक्टर का। इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर इज बिटवीन, ये मौजूद है दरमियान में किसके, स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा स्टोमिक है और नीचे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टोमिक के यहाँ पे दरमियान में मौजूद है, ठीक है। यानी जब शुरू होना है मैदा तो जो ओपनिंग जो सुराख उसको हेल्प करा वो कार्डिक स्फिंक्टर है, और जहाँ पे उसने खत्म होना है और अगली स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मैदे को मिलाना, वहां पे जो सुराख उसको ज्वाइन करा वो उसका नाम दे दिया हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी।
इसकी हम बात करें तो हम कहते हैं स्टोमिक बोलस, ठीक है, बोलस इंटरस्टोमिक फ्रॉम आइसोफेगस टू द कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है, यही वही बात है, ठीक है। अब बोलस क्या था, बोलस हमारे पास फूड का वो मेसी एक स्मॉल स्फेरिकल मैस था, ठीक है, जो जिस फॉर्म में हमने बात की थी कि हमारा मुंह ओरल कैविटी के अंदर हमारी जो फूड है वो स्मॉल मैसी, ठीक है, एक गोल से फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, हमने नाम दिया स्फेरिकल मैस की फॉर्म में हो जाती है। और फेरिंक्स और हमें पता है आइसोफेगस तक तो बिल्कुल इसी हालत में गुजरती आई, उसने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो जब स्टोमिक के अंदर आ गया वो बोलस, ठीक है, बोलस इंटरस्टोमिक, बोलस ने किस स्टोमिक में इंटर होना फ्रॉम आइसोफेगस, आइसोफेगस से थ्रू किसके जरिए, कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू। अब अभी आपको पता चल गया कार्डिक स्फिंक्टर यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, जो आइसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान जो मौजूद है उसका हमने नाम दिया था कार्डिक स्फिंक्टर का। तो जाहिर बात है ऊपर से जब आइसोफेगस में से बोलस आ रहा है और उसने जब स्टोमिक में एंटर होना है तो कौन सा उसको हेल्प आउट करा, उसको ये कार्डिक स्फिंक्टर ही हेल्प करा, उसको ये कार्डिक स्फिंक्टर जो यहाँ पे ओपनिंग है, जो एक ज्वाइनिंग है, जो एक सुराख है, जो कि आइसोफेगस को और मैदे को आपस में मिला रही है, उसका नाम था हमने कार्डिक स्फिंक्टर। तो बोलस जो है वो आइसोफेगस से होता हुआ आएगा और कार्डिक स्फिंक्टर से होता हुआ किस में एंटर हो जाएगा, यहाँ पे, और ये क्या है, हमारा स्टोमिक है। इसी तरह जब उसे निकलना होगा तो वो किससे कैसे जाएगा, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ अगली जो सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ड्यूडेनियम लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट है ड्यूडेनियम, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होगा वो ड्यूडेनियम का होगा, ठीक है। तो ये बात है कि फूड जो है वो हमारे स्टोमिक में किसके थ्रू इंटर होती है, कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू इंटर होती है। इसके बाद हम बात करें व्हेन फूड इंटर स्टोमिक, और जब खुराक हमारे स्टोमिक में इंटर हो जाती है, हमारे मैदे में आ जाती है, द गास्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टोमिक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रिएट गास्ट्रिक जूस, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जब स्टार्ट में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टडी किया तो हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा है कि हमारे जैसे ओरल कैविटी है, हमारा इसोफेगस है, स्टोमक, ये सारे पार्ट हेल्प आउट करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ग्लैंड्स भी हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करें, ठीक है। और हमने जिसमें पढ़ा था कि एक तो सिलाइवरी ग्लैंड होती है, इसके अलावा हमने लीवर के बारे में पढ़ा था, हमने पेंक्रियास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह एक तो हमने पढ़ा ना जब हमारे मुंह में था, यानी हमारे ओरल कैविटी में हमने एक ग्लैंड के बारे में पढ़ा था जिसमें हम नाम दे सिलाइवरा ग्लैंड, ठीक है। सिलाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, तो उसने सलाइवा, जिसे हम नॉर्मली थूक कहते हैं, ठीक है, वो रिलीज किया था, ठीक है। ग्लैंड्स बेसिकली होती है एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स रिलीज करे और इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। पूरे बॉडी में हमारे ग्लैंड्स मौजूद होती हैं और इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रही होती है, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि वो हमारे बॉडी के किस हिस्से में मौजूद है, ठीक है। जिस जहाँ पे होंगे उस के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन होगा, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक्सोक्राइन भी, आप इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोमिक के अंदर, स्टोमिक के अंदर ये ग्लैंड्स मौजूद है, कौन सी ग्लैंड है, गास्ट्रिक ग्लैंड, ये ग्लैंड का नाम है, आपने एज इट इज याद करना है। फाउंड इन द स्टोमिक, ये हमारे स्टोमिक में पाई जाती है, स्टोमिक वाल में, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे मैदे की जो वॉल्स हैं उसमें ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये जो गास्ट्रिक ग्लैंड है क्या रिलीज करती है, एक जूस सा, एक लिक्विड रिलीज करती है जिसको हम नाम देते हैं गास्ट्रिक जूस का, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जब जैसे हमने पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज करती हैं, इसी तरह पेंक्रियास की हम बात करें तो हमने कहा था पेंक्रियास जो एक लिक्विड रिलीज करता है वो पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे मैदे की वॉल्स के अंदर, ठीक है, हमारे स्टोमिक की वॉल्स के अंदर जो ग्लैंड मौजूद है जिसको हमने नाम दिया है गास्ट्रिक ग्लैंड का, ये गास्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक लिक्विड सा, एक जूस सा रिलीज करती है, सीक्रेट का मतलब है वो निकालती है, खारिज करती है, क्या करती है, एक जूस जिसको हमने नाम दिया गास्ट्रिक जूस का, ठीक है। जब फूड हमारे स्टोमिक के अंदर इंटर होती है उसके बाद ये रिलीज होती है, ठीक है। जब हमारा स्टोमिक एम्प्टी होता है देन ये रिलीज नहीं होती। व्हेन फूड इंटर स्टोमिक, जब हमारा बोलस, जब हमारा फूड का जो पार्ट है वो हमारे स्टोमिक में इंटर हो जाता है, देन हमारा जो गास्ट्रिक ग्लैंड है जो कि हमारे स्टोमिक के वाल्स में फाउंड पाया जाता है, ठीक है। आर स्टिमुलेटेड का मतलब है कि वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसे फौरन से पता चल जाता है कि हमारा मैदे के अंदर जो है फूड इंटर हो गई है, तो मैदे की जो वाल्स होती हैं वो एकदम से एक्टिव होती हैं, उनके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होती है, यानी हरकत में आती है, वो क्या खारिज करती हैं, एक जूस रिलीज करती है जिसको हमने नाम दिया गास्ट्रिक जूस का, ठीक है। अब ये जो गास्ट्रिक जूस है ना ये तीन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। इसका इट इज कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट, ठीक है, तीन चीजों से मिलके बनता है गास्ट्रिक जूस, तीन से, किस किस से, एक तो ये म्यूकस से मिलके बंधा है, ठीक है, म्यूकस से मिलके बंधा, सेकंड ये पेप्सिनोजिन से मिलके बंधा है, ठीक है, और थर्ड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम एब्रीवेट के तौर पे HCl भी लिखते हैं, ठीक है।
यानी एक एसिड का नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ठीक है। तो गास्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ 3, ठीक है, म्यूकस, पेप्सिनोजेंस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तीन इस चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, गास्ट्रिक जूस है। और इन तीनों चीजों का एक स्पेसिफिक काम है। म्यूकस तो आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, हमने बात की थी, जो स्लाइवा है वो एक म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस एक लिक्विड ही होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो फूड है, जो खुराक है, उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देता है, उसको थोड़ा सा गीला कर दिया, यानी उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर देता है, ताकि उसका जो प्रोसेस है उसका ग्राइंडिंग का, वो अच्छे से होता रहे, ठीक है। आइदर वो हमारे ओरल कैविटी में थी, ठीक है, हमारे मुंह में थी, तब भी जब म्यूकस था तो वो उसको हल्का सा नम करता था, उसको थोड़ी सी लुब्रिकेट करता था। इसी तरह जब हमारे मैदे के अंदर, गास्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाने वाला म्यूकस होगा, वो भी फूड को हेल्प आउट करेगा कि समहाउ वो थोड़ा बहुत अपनी जो चिकनाहट है उसको कायम ही रखे, ठीक है। पहले भी वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैदे के अंदर म्यूकस जो होगा गास्ट्रिक जूस का, वो भी इसको हेल्प करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें पेप्सिनोजेंस की, तो पेप्सिनोजेंस को हम कहते हैं इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिनोजेन का काम क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन एक एंजाइम का नाम है। एंजाइम हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उनको तेज करते हैं, ठीक है, उनमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, बेशक वो डाइजेशन का है, बेशक वो ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, जो भी काम हो रहे हैं उनमें हर जगह हमारे एंजाइम कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जिस भी काम में पार्टिसिपेट करें, उसको तेज कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको अच्छे से होने का देते हैं, जिसकी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो पेप्सिनोजेन एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारी खुराक है, खुराक में अगर प्रोटीनियस पार्ट है, ठीक है, प्रोटीन है, तो उसको डाइजेस्ट, उसको हजम होने में मदद करता है, ठीक है। इस एंजाइम का ये काम है, ठीक है। आपको पता है, हम फूड जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ा था, फूड के कंपोनेंट थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटीन, लिपिड, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, साल्ट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, ये सारे फूड के कंपोनेंट्स थे ना, हमने पढ़े थे। तो अगर फूड के अंदर प्रोटीन होगा, तो ये जो गास्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट है पेप्सिनोजेन एंजाइम, ये क्या करेगा, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, गास्ट्रिक जूस का थर्ड पार्ट, ये दो काम करता है, ठीक है, इसके दो काम है। पहला काम क्या है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि छोटे छोटे जरासीम प्रेजेंट इन द फूड, अगर हमारी खुराक में मतलब इन केस के अगर किसी किस्म के कोई जर्म्स मौजूद हैं, तो ये उनको किल कर देता है, ठीक है। एक एसिड है, ठीक है, एसिड आपको पता है कितना तेज होता है, तेजाबियत होती है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है कि हमारी फूड के अंदर इन केस अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट है, कोई ऐसी चीज जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदा हो सकती है, तो ये फौरन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये उनको किल करेगा, उनको खत्म करेगा, ठीक है। एक काम तो इसका ये होगा कि हमारे फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल कर दे, ठीक है, मार देता है। दूसरा जो इसका काम है वो ये है कि ये एक्टिव करता है पेप्सिनोजेंस को, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है। एक्टिव का मतलब आपको पता है ना, होशियार करता है उसको, एकदम से एनर्जी देता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब उसको होशियार करता है। ये जो पेप्सिनोजेन क्यों उसको होशियार करता है, उसको क्यों एक्टिव करता है, उसको क्यों चुस्त करता है, इसको एनर्जी क्यों देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये जिस फॉर्म में होता है, हमने बात की है कि पेप्सिनोजेंस जो है वो हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं, ये उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन पेप्सिनोजेन उस टाइम तक नहीं कर सकता प्रोटीन को डाइजेस्ट, जब तक ये एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। यानी ये एंजाइम है ना, हमने बात की, ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ऐसी हालत है जिसमें ये काम नहीं कर सकता जब तक ये एक्टिव ना हो जाए। और जब ये एक्टिव हो जाता है पेप्सिनोजेन, तो ये इसको हम पेप्सिनोजेन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। ये क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। मैं अगेन इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ कि हमारा पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आल तो हमने बात की है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, डाइजेस्ट तो ये करता है, लेकिन ये तब तक नहीं कर सकता जब तक ये एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है। ये तब तक डाइजेस्ट नहीं करता जब तक ये एक्टिव फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। और एक्टिव फॉर्म में जब आ जाता है, फिर हम पेप्सिनोजेन नहीं से कहते, फिर हम इसको पेप्सिन कहते हैं। और इसको एक्टिव कौन करता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गास्ट्रिक जूस का थर्ड पार्ट था, हमने पढ़ा था, ये तीन चीजें मिलकर बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेप्सिनोजेन को जब एक्टिव करता है, ये पेप्सिनोजेन से क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन जो है वो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव हालत है, ठीक है। और पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि इसमें ये काम नहीं करता, ये सुस्त होता है, ये सोया ही रहता है। लेकिन जब ये पेप्सिन है, ये एक्टिव होता है, यानी कि ये फौरन से हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होगा उनको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अगेन हम इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि जब हमारे फूड हमारे स्टोमक के अंदर इंटर होता था, देन क्या होता है, हमारी स्टोमक की जो वॉल्स हैं
वो क्या होती हैं, वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, होशियार हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि फूड आ गई है। अब क्या होगा कि हमारे स्टोमक की वाल में से जो गास्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगी, गास्ट्रिक जूस करेगी। अब ये जो गास्ट्रिक जूस है वो किस-किस से मिलके बनता है, म्यूकस से मिलके बनता है, पेप्सिनोजन से मिलके बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बनता है। म्यूकस हमने बात की हमारे फूड को थोड़ा बहुत लुब्रिकेट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें तो ये क्या करता है, एक तो हमारे फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है और सेकंड ये क्या करता है, ये जो पेप्सिनोजेंस है और जो कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है, ये उसको एक्टिव करेगा। जब ये उसको एक्टिव करेगा तो ये उसको हमने नाम दे देंगे पेप्सिन का। और ये जो पेप्सिन है ये हमारे फूड के अंदर अगर प्रोटीन होंगे, अगर नहीं होंगे तो बैठा रहेगा ये भी, नहीं होंगे अगर होंगे हम, ठीक है, नॉर्मली हर फूड के अंदर प्रोटीन तो होते ही हैं, ठीक है, हम जितने भी फूड्स ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिव इसको होना ही पड़ता है। तो ये क्या करेगा, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेगा, उनको हजम करने में मदद करेगा, उनको मज़ीद छोटा-छोटा करेगा ताकि वो हमारे फूड के, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होने के काबिल बन जाए, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, ठीक है, वो ही पेप्सिन की यहाँ पे बात करें, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पार्शली, पार्शली का मतलब है थोड़ा सा, ठीक है, यानी बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, थोड़ी बहुत उसमें जो है वो रह जाता है, यानी वो मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं करता। पेप्सिन क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, थोड़ा सा तो नहीं, काफी हद तक जब स्टोमक में हमारे फूड आ जाता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अभी कंप्लीटली नहीं हुआ होता, ठीक है। पेप्सी ने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है द प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड, हमारे फूड का जो प्रोटीनियस पार्ट है, ठीक है, यानी हमारे फूड के अंदर प्रोटीन भी होगा, इसके अलावा भी हमारा फूड डिफरेंट थिंग्स पे कंसिस्ट करेगा, ठीक है। हमारा फूड जो हम ले रहे हैं वो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, उसमें लिपिड्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, उसमें विटामिन्स भी हो सकते हैं, उसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो उसमें प्रोटीन होगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा, उसको पार्शली यानी मुकम्मल तौर पर नहीं, हल्का सा उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फूड की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, बल्क ऑफ अ मटन, यानी मटन का गोश्त को कहा गया है, यानी अगर गोश्त का एक टुकड़ा होगा फॉर एग्जांपल, अगर फूड, क्योंकि गोश्त के अंदर, मटन के अंदर प्रोटीन्स तो होते ही हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट कर देगा मटन को, हमारे फूड को, इनटू किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। अब ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड या शॉर्टर पेप्टाइड चेन। तो अगर आपको याद हो कि हमने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, हमने कहा था कि वो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। जैसे ये एग्जांपल थी, हमने देखा था कि किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, हमने कहा था प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड्स मिल रहे थे देन हमारे पास एक चेन सी बन रही है, देखिए डिफरेंट छोटे-छोटे पहले यूनिट्स से अमाइनो एसिड्स के, जब ये सारे मिले तो हमारे पास एक चेन बन गई जिसका हमने नाम दिया था पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और इस तरह की जब लंबी-लंबी डिफरेंट चेनें आपस में मिलती थी, तो हमारे पास जाके एक प्रोटीन बनता था, ठीक है। अब देखिए जब प्रोटीन ने जब टूटना है, खुराक के अंदर अगर प्रोटीन शामिल है, अब वो क्या करेगी, प्रोटीन ने क्या होना, ब्रेक डाउन होने, ठीक है, उसकी क्यों क्यों वो पेप्सिन जो प्रोटीन, उसका काम ही ये था कि वो फूड के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करा था, उसको ब्रेक डाउन करा था। तो अगर ये प्रोटीन होगी तो क्या करेगी, ये रिवर्सली प्रोसेस चलेगा ना, कि हमारे प्रोटीन क्या होगा, वो टूट जाएगा, टूटेगा नहीं मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ये हमारे पास अगर प्रोटीन है तो ये किसमें बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, पी फॉर पॉली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंड पेप्टाइड का भी मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बात की थी, अगर प्रोटीन किससे मिलकर बनता था, हमने बात की थी वो अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब ये देखिए एक अमाइनो एसिड का यूनिट दूसरे अमाइनो एसिड का यूनिट है, ये डिफरेंट यूनिट्स अमाइनो एसिड के, जब ये मिल रहे थे देन इनके दरमियान में एक चेन, हमने बात की एक चेन सी बना, एक जंजीर बना लेंगे, और किस तरह से बाइंड होते थे इनके दरमियान हमने पढ़ा था, एक स्पेसिफिक किस्म का बॉन्ड था जिसका हमने नाम दिया था पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, यही नाम दिया था, यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह की जो पूरी, इसको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। तो ये जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जब इसके साथ कोई और आके पेप्टाइड चेन मिलेगी देन जाके एक प्रोटीन बनता था, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोटीन ने टूटना है, इसने ब्रेक डाउन होनी, इसकी उसने टूट जाना, क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो जब ये डाइजेस्ट होगा तो इस तरह से रिवर्स चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स में आ जाएगी। तो वो भी बात करें कि जो हमारा प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड है, यानी हमारा मटन जो है, फूड है, वो किसमें टूटेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या फिर पेप्टाइड चेन्स में, ठीक है। या तो लंबी-लंबी चेनें हो जाएँगी या फिर छोटी-सी चेन होगी, यानी पार्शियली हो रहा है तो मुकम्मल तौर से भी अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे। कुछ हद तक छोटे चेनें भी बन सकती है या फिर बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनेगी, क्योंकि पार्शियल डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अब रिवर्स रिएक्शंस हो रहा है। प्रोटीन्स के जो रिएक्शन है उनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, वो टूटेंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएँगे, पेप्टाइड चेन्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या फिर शॉर्टर प्रोटीन चेन्स में, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्टोमिक में, इन स्टोमिक फूड इज फर्दर ब्रेकन डाउन, ठीक है। इसके बाद हम फूड जो है वो मजीद टूटेगी छोटे छोटे पार्ट में, मजीद डाइजेस्ट होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, ठीक है। अब किस प्रोसेस के थ्रू, उसको स्पेसिफिक नेम यहाँ पे दे दिया है, क्या नाम दे दिया, चर्निंग का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्टोमिक कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड रिलैक्स, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो सिकुड़ेंगी, और एंड रिलैक्स का मतलब वो फैलेंगी, एंड दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रू द मिक्सिंग इन थोरो, थोरो का मतलब है मुकम्मल, मिक्सिंग का मतलब वो आपस में मिक्स हो रही है, जिसमें गास्ट्रिक जूस एंड फूड, ठीक है। अब अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक टर्म पढ़ी थी जिसका हमने नाम दिया था पेरिस्टॉल्सिस का, ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारे माउथ यानी हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, और हमारे रेक्टम तक एक जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो हमने नाम दिया था, वो एक जगह से रिलैक्स हो रहे थे और फिर क्या हो रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। हमने नाम दिया था इस तरह से, वो पहले रिलैक्स होते, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते, फिर रिलैक्स होते, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते, फिर रिलैक्स होते, और ये एक इस तरह की जो मूवमेंट थी, इसको हमने एक नाम दिया था, ये एक वेव बन जाती थी, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो इसी तरह की वेवमेंट जो है, और पहले तो आइसोफेगस में होगी, इसके बाद वो स्टोमिक में भी होगी, जिसको हम स्टोमिक में अगर होगी तो उसको हम नाम दे देंगे चर्निंग का। चर्निंग का अगर उर्दू में मतलब होता है, उसका मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब खुराक हमारे स्टोमिक में आ जाएगी, ठीक है, कुछ हद तक तो क्या होगा कि हमारी जो गास्ट्रिक ग्लैंड थी, जो गास्ट्रिक जूस था, वो हमारी प्रोटीनिशियस पार्ट जो हमारे फूड के अंदर होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब क्या होगा कि स्टोमिक के अंदर एक और भी प्रोसेस होगा जिसमें हम जानते हैं चर्नी का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, द वाल्स ऑफ द स्टोमिक, हमारे मेदे की जो वाल्स हैं, दीवारें, वो क्या होंगी, यानी ओवरऑल स्टोमिक के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो सिकुड़ेंगी, फिर रिलैक्स होंगी, एंड दीज मूवमेंट, और इस पूरी हरकत से क्या होगा, हेल्प मदद करेगी इन थोरो मुकम्मल मिक्सिंग में, ठीक है। क्या होगा, जब वो सिकुड़ेगी या रिलैक्स होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, इन इस मूवमेंट से क्या होगा, को हमारे स्टोमिक के अंदर जितना भी फूड होगा, ठीक है, जो भी बोलस था, वो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, ठीक है, मिक्सिंग होगी। अगर जितना भी गास्ट्रिक जूस होगा, रिलीज किया होगा हमारे स्टोमिक की वाल्स ने, और हमारा फूड जो स्टोमिक के अंदर मौजूद था, वो भी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखें, यहाँ हमने बात की थी हमारा स्टोमिक जो इस तरह से जे फॉर्म में था, हमने ये बात की थी ना। अब देखेंगे जे फॉर्म आपको यहाँ पे कुछ हद तक तो आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये जे फॉर्म काफी हद तक बिगड़ी आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोमिक की वाल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसी तरह यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये एक फॉर्म हो गई, दूसरी तरफ आप देखें, ठीक है, ये हमारा जो था पाइलोरिक स्फिंक्टर था, यहाँ पे ऊपर हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक है। अब अगली ये वाली डायग्राम देखिए, इसमें भी ये हमारा स्टोमिक ही दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स, यहाँ पे भी रिलैक्स होगा और यहाँ पे भी रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे ऊपर वाला मिडे का हिस्सा वो बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट थी, जो कंट्रैक्शन या जो कह ले रिलैक्सेशन है वॉल्स की, हमारे स्टोमिक की वॉल्स की, वो यहाँ पे कंटिन्यू, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरीके से हमारा स्टोमिक जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो नीचे से रिलैक्स होगा, ठीक है। और जब नीचे से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर से रिलैक्स होगा। इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही, तो हमारे फूड के अंदर, हमारे स्टोमिक के अंदर जो फूड होगी, और हमारी स्टोमिक्स की, ठीक है, यहाँ पे फूड होगी, और जो स्टोमिक से ये वाल्स है, यहाँ से जो है वो गास्ट्रिक जूस है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या होगा, हमारा फूड और हमारा जो गास्ट्रिक जूस है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी फूड को मजीद अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी होता है इसके अंदर। इसकी हम बात बात की द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस, ठीक है। ये जो चर्निंग, इसको हम स्पेसिफिक ये नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं चर्निंग का, ठीक है। चर्निंग का मतलब क्या था, वही कि हमारे स्टोमिक के अंदर हमारे स्टोमिक का रिलैक्स होना और उनका कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं चर्निंग का। द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट्स, ठीक है। और जब ये स्टोमिक्स की वाल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रही होंगी, एक तो क्या होगा, हमारे फूड और हमारा जो गास्ट्रिक जूस है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से हरकत कर रही होती है ना, एकदम से मसल्स हमारे मूव कर रहे होते हैं, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, कभी रिलैक्स हो रहे, तो एक बड़ा तेज ही का अमल होता है। तो क्या होगा कि हमारा हीट प्रोड्यूस, अब वो वाली हीट तो नहीं है कि एकदम से वो गर्म हो जाता, लेकिन इतनी हीट होती है कि विच हेल्प, जो कि मदद करती है टू मेल्ट द लिपिड्स कॉन्टेक्ट ऑफ द फूड। जो हमारा फूड होगा हमारे स्टोमिक के अंदर, अगर उसमें, जैसे हमने बात की थी, अगर उसमें प्रोटीन होगा
तो उसमें उसको जो है वो पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर देगा। इसी तरह अगर उसके अंदर लिपिड मौजूद होगा हमारी खुराक के अंदर, तो वो मेल्ट हो जाएगा। किससे मेल्ट होगा? हमारे स्टोमक की हीट से। और हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? जब हमारे मसल जो थे तेजी से हरकत कर रहे थे, कभी वो कंट्रैक्ट हो रहे थे, कभी वो रिलैक्स हो रहे थे, ठीक है, फिर कंट्रैक्ट हो रिलैक्स हो रहे थे। तो ये जो तेजी से मूवमेंट हो रही थी ना स्टोमक के अंदर, उससे क्या होगी, हल्की सी जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी, थोड़ा सा हमारा स्टोमक जो वो गर्म हो जाएगा। और इस हीट से अगर हमारे फूड के अंदर लिपिड मौजूद है, लिपिड आपको पता है ना हमारे फैटी एसिड से मिलके बनते हैं, और इसके अंदर जैसे ऑयल, जितने भी हम ऑयल ले रहे हैं, जैसे बटर है, ऑयल है, ये सारे लिपिड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे फूड के अंदर कोई लिपिड, कोई ऑयली चीज है, तो वो क्या होगी, वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे होगी? चर्निंग के एक्शन के दौरान हमारे स्टोमक के अंदर जो हीट रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चर्निंग जो है एक तो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करे, और सेकंड जो इसका फंक्शन था वो क्या था कि हमारा लिपिड का जो पोर्शन था वो भी मेल्ट हो गया, ठीक है। द स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ इन आवर बाइट, ठीक है, हमारे नवाला यानी हमारा फूड की बात कर रही है। द स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड, जो हमने खुराक ली थी ब्रेड का जो बाइट है, एंड द प्रोटीन्स इन द मटन, और जो अगर उसके अंदर प्रोटीन शामिल है, हैव बीन पार्शियली डाइजेस्टेड एंड द फूड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सूप लाइक मिक्सचर, जिसको हम नाम देते हैं काइम का, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स आपको याद है, जब हमारे मुंह के अंदर हमारा फूड था, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर, हमारे ओरल कैविटी के अंदर, और वहां से जब फूड पासिंग कर रहा था इनटू आवर फेरिंक्स, तो हमने उसको नाम दिया था बोलस का, ठीक है। क्यों नाम दिया था? हमने कहा था कि हमारा जो फूड है वो एक स्फेरिकल मैस की फॉर्म में आ रही है, गोल सी शक्ल बन जाती है, ठीक है। उसका हमने नाम दिया था बोलस का, ठीक है। अब वो जो बोलस हमारे फेरिंक्स से होता है, वो आइसोफेगस से गुजरता हुआ हमारे स्टोमक तक आन पहुंचा है, और उसकी कंप्लीट अच्छे तरीके से जो है वो क्या कह ले, उसकी चर्निंग भी होगी, उसकी डाइजेशन भी होगी, उसके प्रोटीन पार्ट भी हमने जो था वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर उसकी हीट से वो लिपिड भी हो गया। अब क्या होगा, और उसके अंदर गास्ट्रिक जूस भी अच्छे से मिक्स होगा। गास्ट्रिक जूस हमने बात की तो उसके अंदर म्यूकस भी होता है। म्यूकस हमने बात की, एक लिक्विड होता है जो कि फूड को हल्का से क्या कर रहा होता है, उसको गीला कर, उसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड ऐड कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारा फूड अच्छे तरीके से काफ़ी हद तक वो जो क्या हो चुका है, वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसके अंदर सारी मिक्सिंग हो, ठीक है? उसके अंदर म्यूकस भी शामिल है, और इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड पार्ट था, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है? और म्यूकस क्या था? हल्का सा लिक्विड होगा, ठीक है? तो जो सॉलिड पार्ट था हमारी फूड का, जो हमारा फूड के अंदर जितने भी प्रोटीन्स थे, वो क्या होंगे? वो भी काफ़ी हद तक जो थे, वो क्या थे? वो डाइजेस्ट हो चुके हैं। तो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, यानी कि बहुत हार्ड भी नहीं होता और बिल्कुल अच्छा सा लिक्विड भी नहीं होता। तो ये जो एक स्ट्रक्चर, ये जो मिक्सर मिक्सर क्या होता है? ऐसा कंडीशन जिसके अंदर डिफरेंट थिंग्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर वाटर के अंदर इंक ऐड करते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है, तो इसी तरह एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा म्यूकस भी इंक्लूड है, और हमारा फूड का जो डाइजेस्टिबल पार्ट है, ठीक है, वो भी उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। वो बहुत ही जो है वो थोड़ा सा ऐसा रह गया होगा जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, बाकी ऑलमोस्ट हमारे फूड जितनी भी थी वो हमारे स्टोमक के अंदर हमारी चर्निंग प्रोसेस की ड्यूरिंग जो होती वो डाइजेस्ट हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्टोमक के अंदर फूड का बन जाता है, उसको हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, उसको हम कहते हैं काइम, ठीक है। काइम कब बनता है? जब हमारे स्टोमक के अंदर हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो चुका, काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुका होता है, और उसके अंदर जूस भी जो है शामिल हो चुका होता है, ठीक है, गास्ट्रिक जूस। और फिर उसको हम कहते हैं कि हमारा फूड जो है वो क्या बन गया, वो एक मिक्सर जो बन जाता है उसको हम नाम देते हैं काइम का, ठीक है। यानी हमारे जब ओरल कैविटी से हमारा फूड निकल रहा था तो क्या था, वो हमारा बोलस था, और जब स्टोमक से फूड निकलेगा तो वो क्या बन चुका होगा, वो काइम बन चुका होगा, ठीक है, काइम, CHYM। अब अगर हम बात करें आफ्टर ईट, इसके बाद, ठीक है, अब स्टोमक का भी काम खत्म हो गया, हमारे फूड ने जितना हमारे स्टोमक ने फूड को अच्छे से चर्न करना था वो कर चुका। आफ्टर ईट इसके बाद क्या होगा, अब पाइलोरिक स्फिंक्टर की बारी आ जाएगी। पाइलोरिक स्फिंक्टर अगेन अगर आपको याद हो, हमने बात की कि वो वाला रीजन होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टोमक के दरमियान मौजूद है, यानी कि हमारे स्टोमक जब जहां से खत्म हो रहा होगा और अगला सेक्शन एलिमेंट्री कैनाल का जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन था वो स्टार्ट हो रहा होगा, वहां पे जो ओपनिंग थी उसको हमने नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है अलोज अ लिटिल मैस ऑफ द काइम, कि हमारा जो काइम, जो इसको हमने नाम दिया, जो कि हमारे स्टोमक के अंदर एक सूप लाइक जो मिक्सचर बन चुका था फूड का, उसको हमने नाम दिया काइम का। अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, वो अलो करेगा काइम को, वो किस में इंटर हो जाए, टू इंटर इनटू ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये हमारा क्या था, स्टोमक था। स्टोमक के ये वाला जो रीजन था उसको हमने नाम दिया था, ये हमारा कार्डिक स्फिंक्टर था, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन जो था वो स्टोमक था, स्टोमक का ऊपर वाला पोर्शन जिसको हमने नाम दिया था कार्डिक पोर्शन का, और लोअर पोर्शन
पोर्शन को हमने नाम दिया था हमने पाइलोरिक का, ठीक है। और जहां से पाइलोरिक पोर्शन खत्म हो रहा होगा और हमारी ये वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर में आ रही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो नीचे जितनी भी आ रही है ब्लू और ग्रीन कलर में, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इन स्टोमिक के बाद जो अगला एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन है वो क्या है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम का। और इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो नीचे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम नाम देते हैं जुजीनम का। और जो थर्ड वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं इलियम का, ठीक है। ये वैसे हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे देन हम इन पार्ट्स के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ड्यूडेनम क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जहां से वो स्टार्ट हो रही, ठीक है। तो जो हमारा काइम था आफ्टर स्टोमिक वो कहाँ पे इंटर हो गया, वो हमारे काइम में इंटर हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे स्टोमिक में किस तरीके से फूड इंटर होता है, कौन कौन से इसके पोर्शन है और कैसे वो डाइजेस्ट हो रही है, इसमें चर्निंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमारे लिपिड जो मेल्ट हो रहे हैं और किस तरीके से हमारा फूड जो है वो स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें फूड किस तरीके से जाके इंटर होता है और किस तरीके से उसकी जो है वो नेक्स्ट वो डाइजेशन होती है। थैंक्स फॉर टुडे।